हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस सेशन में हमने क्या किया है, फर्स्ट चैप्टर मतलब अवतल दर्पण का उपयोग, उसमें किरण आरेख के बनावट तक हमने जान लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हमें क्या जानना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इसको जानना है। और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए और जानते हैं अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया हूँ कि समतल दर्पण का जो उपयोग होता है, समतल दर्पण जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि समतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। हाँ, तो समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, और सौर्य कुकर में भी किया जाता है। लेकिन समतल दर्पण से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अगर आपने उसको लिख लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं। अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। इस सब से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, आपसे जब पूछे कि आपका अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो पहला बताइएगा उपयोग उसमें कि हजामत यानी दाढ़ी बनाने में क्या किया जाता है, आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका दाढ़ी बजाने यानी हजामत बनाने में समतल दर्पण का भी उपयोग होता है, लेकिन उसको उतना आप लोग ध्यान में मत रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए तो अब इसका पहला उपयोग बता दीजिएगा कि समतल दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या होगा, टॉर्च जो होता है और वाहनों के जो हेडलाइट होता है उसमें भी क्या किया जाता है, आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब वाहनों के हेडलाइट और साइड मिरर में अंतर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वाहनों के हेडलाइट में मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कार हो गया। ठीक है, मान लीजिए है आपका कोई, हाँ खूब मस्ती है, आपका एगो कार हो गया। ठीक है, ये एगो आपका कार हो गया। तो इसके सामने का जो ये टॉर्च होता है, इसमें जो बल्ब लगा होता है, उस बल्ब में देखिएगा तो इधर पीछे से एक ऐसा दर्पण के टाइप का रहता है और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है। ठीक है, मतलब उस हेडलाइट में एक ऐसा कचौड़ा रहता है, उसमें यहाँ पे एक बल्ब होता है। ठीक है, और उसको ऐसे घेरा हुआ रहता है। तो हाई जो आपको इस तरह मतलब एक प्लास्टिक का चीज कचकाड़े का लगा होता है, यही क्या होता है, यह जो होता है आपका अवतल दर्पण का बना होता है। टॉर्च में भी आप देखते हैं तो टॉर्च आपका कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा आपका एक टॉर्च होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऐसा आपका एक टॉर्च होता है। ठीक है, और इस टॉर्च में देखिएगा तो एक ऐसे संरचना होता है, व्हाइट कलर का, उजला कलर का, और उसमें एक छोटा सा यहाँ पे बल्ब लगा होता है। तो टॉर्च में देखिए शीशा एक यहाँ पे सामने लगा होता है, तो वो वो आपका अवतल दर्पण नहीं है, वो तो एक लेंस है। आज आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, टॉर्च में भी होता है। तो टॉर्च में कहाँ लगा होता है अवतल दर्पण, तो देखिए यहाँ पे जो टॉर्च में आपका ऐसा ही संरचना, अंदर एक उजला कलर का रहता है, चमकदार रहता है, जहाँ बल्ब लगा होता है छोटा सा। तो ये जो चमकदार क्षेत्र आप देखते हैं, यही क्षेत्र क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग तीन गो आपने जान लिया कि हजामत बनाने में, टॉर्च में भी, और वाहनों के हेडलाइट में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए भी डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उसमें डॉक्टर क्या करता है, अपने सिर पर यहाँ पे अवतल दर्पण लगा लेता है, इस तरह बांध लेता है, और उधर से लाइट आता है, उसको मतलब इस तरह देखता है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके, अब मान लीजिए किसी का गले में देखना है, दांत को देखना है, तो इससे लाइट उसके मुंह में, रोगी के मुंह में जाता है, वहां से डॉक्टर क्या करता है, सभी चीजों को देख पाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग बस याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में आपके हजामत बनाने में उपयोग होगा, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, और रोगियों के आंख, कान, नाक इत्यादि के गले के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण खत्म हो गया। अवतल दर्पण के 6 किरण आरेख होते हैं, उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा। चलिए, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें क्या जानना है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, मतलब किसी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हमें जानना है। तो आपने अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब देखा है, लेकिन उत्तल दर्पण में आपको मात्र एगो प्रतिबिंब पढ़ना है, उसको मैं यहाँ पे आपको अच्छा से बता दूंगा। आप बस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, इसमें क्या आप कर रहे हैं कि आपका शर्त दिया है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। मतलब उसमें जो था कि आपका आभासी भी बनेगा, आपका जो ये अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब आभासी भी बनेगा, कभी काल्पनिक भी बनेगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण है इसमें क्या बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी ही बनेगा। यानी इसमें वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऐसा लगता है कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा है। अब कैसे, आइए उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाई मान लीजिए कि हाई क्या है, हमारा एक
उत्तल दर्पण है। इसको हम लोग भीतर से यदि पेंट कर देते हैं तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा, भीतर से पेंट हो गया, यानी यह हो गया आपका उत्तल दर्पण। हाँ, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, एक वस्तु हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए और बी। यह वस्तु ले लिए, ठीक है, इसमें भी वही सेम है। अब यहाँ पे वस्तु हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसमें हमने प्रकाश या किरण को भेजेंगे। तो यहाँ से प्रकाश की यदि हम एक किरण ले जाएंगे तो क्या होगा, ये दर्पण से टकराएगा। और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह आपने पढ़ा है कहाँ से होकर के जाता है, फोकस से होकर के जाता है। लेकिन हाई तो इसका परावर्तक सतह बाहर है, तो ये क्या होगा, इसको इधर भेज देगा, ठीक है। यानी दर्पण का किरण यहाँ से आएगा और उधर वापस चला जाएगा। और लेकिन हमें ऐसा क्या लगेगा कि देखिए यहाँ पे लगेगा कि फोकस से होकर के जा रहा है। इस तरह हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो यह आपका किरण है ये कहाँ से, इधर फोकस से होकर के जा रहा है। मतलब रियल में क्या होता है, देखिए दर्पण से परिवर्तन के बाद वो आपका लाइट होता है, परिवर्तन के बाद वापस बाहर ही चला जाता है। लेकिन हाँ, फोटो अब जब देखिएगा ऐनक में तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं पर जा करके वह टकरा रहा है। तो वही जो कहाँ पे जा करके टकरा, मतलब ऐसा महसूस होता है तो कि एफ पर जा करके टकरा रहा है। तो हमने यहाँ पे खींच दिया एक लाइन कि एफ पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। वास्तव में तो इधर जा रहा है, लेकिन रियल में मतलब अगर हम लोग अनुभव कैसा होता है कि हाँ इधर कहीं आकर के मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे डॉट 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 करके दिखाया हूँ कि यहाँ पर एफ पर आकर के मिल रहा है। अब दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग लाएंगे थोड़ा सा, कहाँ से, देखिए इससे थोड़ा सा नीचे से होकर के यदि हम लोग लाएंगे तो थोड़ा सा नीचे से ऐसे होकर के लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। तो यहाँ से आएगा, दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। तो ये इधर नहीं चला गया। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है आपका किरण कहाँ से होकर के जा रहा है, ये आपका केंद्र से, मतलब जो वक्रता केंद्र है वहां से होकर के जा रहा है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में ये इधर से निकल जाता है अपना। अब दोनों को हम लोग जब मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये आपका जो यह मुख्य अक्ष के जो समानांतर की लाइट आ रहा था वह एफ पर आ रहा है, और ये यहाँ प्रकाशीय ध्रुव से जो जा रहा था वो यहाँ पे वक्रता केंद्र पर आकर के मिल रहा है। और दोनों आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आकर के आपस में कट रहा है, यहाँ पर बिंदु यहाँ पे। तो आपका एक मतलब वास्तव में जो वस्तु था ए बी वह इतना बड़ा था, लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना बहुत छोटा सा बना है, बी डैश ए डैश, ये आपका प्रतिबिंब बना है। मतलब इतना बड़ा आपका कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या बहुत छोटा सा बनता है। तो मैंने यहाँ आपको लिखवाया था कि जो भी आपका उत्तल दर्पण है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। तो आपने देखा हमने एक वस्तु यहाँ पे रखा था, प्रकाश के किरण दो लाए तो हमने यह देखा कि ये तो इसी रास्ते में वापस लौट गया, और हयो जो प्रकाश का लाइट था यह भी यहाँ पर आया और यहाँ से वापस उधर ही लौट गया, इधर कोई किरण नहीं आ रहा है प्रकाश का। लेकिन हमने इसको इधर मिलाया तो देख रहे हैं कि हाँ आभासी प्रतिबिंब एक हम इधर बनाएंगे तो क्या बनता है, यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में यदि हम किसी वस्तु को कहाँ रख देते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मतलब कैसे बनता है और उसकी विशेषता क्या है यह बताइए। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए तो आप डायग्राम बना दीजिएगा, और इसका विशेषता पूछे तो विशेषता में पहला विशेषता लिख दीजिएगा जो मैं यहाँ बताया हूँ कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा काल्पनिक या आभासी बनता है। तो पहला लिख दीजिए कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। तो पहला विशेषता लिख दीजिए कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा विशेषता पूछा जाए तो क्या बताइएगा, दूसरा विशेषता बताइएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वस्तु बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो दूसरा विशेषता बताइएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा आपका वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा विशेषता पूछे आपसे तो तीसरा विशेषता क्या बताइएगा, तीसरा विशेषता बता दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे जो वस्तु है अभी कैसा है, सीधा ही है, और प्रतिबिंब भी कैसा बना है, ऊपर मुखी ही बना है। तो तीसरा इसका विशेषता बता दीजिएगा कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा आपका वह सीधा बनेगा, ठीक है। चौथा विशेषता पूछे तो चौथा विशेषता क्या बताइएगा, चौथा विशेषता बता दीजिएगा कि प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पे मान लीजिए P है तो प्रतिबिंब प्रकाशीय ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रकाशीय ध्रुव और फोकस यानी F के बीच में बनेगा, ठीक है, प्रकाशीय ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा।
तो यह रहा आपका उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में जब कभी भी आप प्रतिबिंब बनाइएगा तो वो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रतिबिंब को हम लोग जो बनाए हैं इसमें क्या है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, सीधा प्रतिबिंब बना है, और फोकस मतलब प्रकाशीय ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस लाइन को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बताइएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, मतलब जो भी आपके वाहन है उन सबके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसको बताइएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, जिससे जो आपका गाड़ी का ड्राइवर होता है वह पीछे के वाहनों यानी पीछे के गाड़ियों को आसानी से देख पाता है। इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोनों देखिए, पहले जो पॉइंट है यहाँ पे यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और उसके बाद यह दूसरा नंबर जो पॉइंट लिखाया हूँ यह आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। इसलिए दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और इस मतलब अभी जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग चिन्ह परिपाठी और इस रिलेटेड एक दो और पॉइंट है जैसे आवर्धन हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दर्पण सूत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।